तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स है क्या सबसे पहले तो हेलो एल्केन मतलब एल्केन जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है, ऐसा समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्केन क्या है, जैसे मानो कि CH4 है, इसी CH4 पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम वहां पे एक हेलोजन अटैच कर देते हैं तो वो एक हेलो एल्केन बन जाता है। अगर एक हाइड्रोजन हटाया हमने और एक हेलोजन लगा दिया, लेट से ब्रोमीन लगा दिया, तो ये जो CH3Br है, दिस इज अ हेलो एल्केन। एंड सिमिलरली हेलो एरीन्स क्या हैं? हेलो एरीन्स, अरीन्स कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। मोस्टली हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है बेंजीन। तो हम बेंजीन के हाइड्रोजन के ऊपर अगर हमने किसी को रिप्लेस कर दिया, जैसे बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह पे मानो मैंने Br लगा दिया है, तो अब ये बन चुका है ब्रोमोबेंजीन या फिर हेलो एरीन। ये एक हेलो एरीन है। तो ये है हमारा हेलो एल्केन। तो एल्केन के ऊपर जब हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हेलो एल्केन्स हैं। एरीन्स के ऊपर स्पेशली अभी हमारे लिए बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Br जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो है हेलो एरीन्स। तो इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसी क्लासिफिकेशन है कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स को या हेलो एरीन्स को? तो सबसे पहला जो सिंपल क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने हेलोजन एटम्स वहां पे रिप्लेस्ड हैं? एक हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे C2H6 था, इथेन था, इथेन में एक हेलोजन लगा दिया तो C2H5X बन गया है। अब चाहो तो 2 हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर चाहो 3 हेलोजन से, 4 हेलोजन से। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसे मोनो हेलो एल्केन कह रहे हैं। 2 हेलोजन से रिप्लेस कर, अब 2 हेलोजन अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे रखा हुआ है, हो सकता है डिस्टेंट पोजीशंस पे रखे हुए हैं, हो सकता है सेम कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़ा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। डाई हेलो एल्केन्स इन्हें हम कहेंगे। 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन्स हैं। एंड सिमिलरली हेलो एरीन्स, एरीन्स मैंने बताया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो ये मोनो हेलो एरीन है। 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एरीन है। 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन है। ध्यान रखना है कि बेंजीन से ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर बेंजीन के साथ कोई एक्स्ट्रा कार्बन है और इधर से अगर हमने जोड़ दिया तो अब ये हेलो एरीन नहीं है, अब ये हेलो एल्केन है, ब्रोमो एल्केन हो जाएगा ये। तो बेंजीन का केवल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, बेंजीन के कार्बन पे ही हेलोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब हम उसे हेलो एरीन्स कह रहे हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हो गया। सेकंड जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड। उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहला इसमें हम देख रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड अटैच्ड विथ हेलोजन। ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे अभी हम सिंपल एग्जांपल CH3 की ही बात कर रहे थे, जैसे CH3Br है। तो अगर हम CH3Br को देखें तो इस CH3Br में जो कार्बन है इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये एक तरह के कंपाउंड्स हो गए जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स कह रहे हैं या हेलो एल्केन्स कह रहे हैं। इनके कॉमन नेमिंग में हम इन्हें एल्काइल हैलाइड्स ही कहते हैं, RX के। अब ये जो कंपाउंड्स है, आप सभी जगह पे देखोगे कि कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड्स रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूँ, 4 सिंगल बॉन्ड रहने चाहिए। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे हेलो एल्केन्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। किस बेसिस पे करते हैं? हम उस कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें ये देखना है कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और प्राइमरी कार्बन से जब हेलोजन लगता है तो उसे हम प्राइमरी हेलाइड कहेंगे या 1 डिग्री हेलाइड कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन है इससे 2 हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एंड देयरफॉर ये कैसा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया। और जब सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन जुड़ता है तो उसे हम सेकेंडरी हेलाइड कहते हैं। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कैसा हेलाइड हो गया? ये हो गया टर्शरी हेलाइड। तो ये बताना कि प्राइमरी हेलाइड है, सेकेंडरी हेलाइड है, टर्शरी हेलाइड है,
ये बहुत ही सिंपल काम है। जैसे मानो कि ये कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें अगर हमें ये बताना है कि कौन सा कैसा हेलाइड है, जैसे ये दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये 3 हेलाइड्स ले लेते हैं। आप इसमें से ये बताओ फटाफट कि कौन सा प्राइमरी हेलाइड है, कौन सा सेकेंडरी हेलाइड है एंड कौन सा टर्शरी हेलाइड है। हमें क्या करना है, हमें कार्बन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे कार्बन एटम है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इससे एक कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। जब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं यहां से, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। और इस हेलाइड को हम कैसा कहेंगे, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री हेलाइड। वहीं अगर हम इसमें देखते हैं तो उस कार्बन को ऑब्जर्व करना है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। उसके आगे वाले कार्बन को नहीं देखना है हमें, इस कार्बन से कितने अटैच्ड हैं। एंड देयरफॉर ये कैसा हेलाइड हो जाएगा, ये 2 डिग्री हेलाइड हो जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है एंड देयरफॉर ये 1 डिग्री हेलाइड हो जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि वो हेलाइड कैसा है, वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड जो भी है वो कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और या फिर 3 डिग्री हेलाइड है। दूसरे है एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक हेलाइड्स के अंदर भी जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अलाइल पोजीशन हम किसे कहते हैं, अलाइल कहते हैं इस CH2 है, देन डबल बॉन्ड है CH, और फिर इससे एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो ग्रुप है, ये जो पार्शियल स्ट्रक्चर है, इसका नाम है अलाइल। इस पार्शियल स्ट्रक्चर का नाम अलाइल है। अब इस कार्बन से कुछ भी जोड़ दिया जाए, मतलब अलाइल को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस sp2 का जो नेक्स्ट पोजीशन है उससे ग्रुप्स जुड़े हुए रहने चाहिए और वो नेक्स्ट कार्बन sp3 का रहना चाहिए। जब sp2 के एडजेसेंट कार्बन पे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर उस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम अलाइल या अलाइलिक कहेंगे। तो ये अलाइल हो गया। जैसे यहां पे आप देख सकते हो ये CH2 है, देन ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो गई और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अलाइलिक कार्बन है। और अलाइलिक में भी हम अलाइलिक मतलब अलाइल लाइक, इसे सिंपली अलाइल कह रहे हैं, बाकी अलाइलिक भी कह सकते हैं, अलाइल लाइक है। अब अलाइलिक को भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलाइलिक में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मानो कि ऐसा ऐसा कुछ प्रेजेंट है, ऐसा ले लेते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में तुम्हें सबसे पहले अलाइलिक पोजीशन एक बार आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो। तो अलाइलिक पोजीशन कौन सा हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन है ये है अलाइलिक पोजीशन और ये है अलाइलिक पोजीशन। अब यहाँ पे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे लेट्स से यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अलाइलिक ब्रोमाइड। ये अलाइलिक है। कैसा अलाइलिक है, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सोचो तो ये अलाइलिक 1 डिग्री हैलाइड है। वही इस पोजीशन पे भी जुड़ा हुआ रह सकता है। अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है लेट्स से Br या क्लोरीन जो भी है, तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा, ये हैलाइड है अलाइलिक 2 डिग्री। और अगर इसके भी नेक्स्ट पोजीशन पे जुड़ जाए फिर वो अलाइलिक नहीं है। ये अगर यहां पे Br हमने जोड़ दिया, दिस इज नॉट अलाइलिक, ये सिंपली प्राइमरी हेलाइड है, बस 1 डिग्री हेलाइड है ये, बट अलाइलिक 1 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखना है। अलाइलिक कब कहेंगे, जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा तब हम उसे अलाइलिक कहेंगे। रिंग के अंदर भी प्रेजेंट रह सकता है, रिंग में देख सकते हो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अलाइलिक कार्बन है। यहां पे भी आप अलाइलिक 1 डिग्री, 2 डिग्री कह सकते हो, तो ये अलाइलिक 2 डिग्री हो जाएगा। अगर रिंग से अगर बाहर की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, लेट से ऐसा Br रहता, तो ये भी अलाइलिक है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 है और फिर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयरफॉर ये भी अलाइलिक है। और ये कैसा अलाइलिक है, दिस इज अलाइलिक 1 डिग्री। तो अलाइलिक हैलाइड्स बहुत ही सिंपल है, हमें डबल बॉन्ड देखना है और उस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अगर हैलोजन है तो उस कार्बन एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहना चाहिए और फिर वो अलाइलिक हो जाएगा। और इसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं, बेंजीन से जब नेक्स्ट कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, नॉट ऑन बेंजीन, बेंजीन पे अगर जुड़ जाएगा तब तो वो हेलोएरीन हो जाएगा और साथ ही उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 रहेगी।
बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ है तब हम उसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब अगेन बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रेजेंट रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये बेंजाइलिक 1 डिग्री है। यहाँ पे जो कार्बन है वो 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये बेंजाइलिक, अगर अगर इन दोनों को कार्बन मान लेते हैं तो ये बेंजाइलिक 3 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे अलाइलिक में हमने देखा कि अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, वैसे ही बेंजाइलिक भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रह सकते हैं। जैसे मानो कि बेंजीन है, तो बेंजीन से अगर हमें बेंजाइलिक बनाना है, कौन से कार्बन पे हम Br लगाएं या Cl लगाएं या आयोडीन लगाएं, कौन से कार्बन पे लगाएं ताकि वो बेंजाइलिक बन जाए, तो इस कार्बन पे हमें लगाना पड़ेगा आयोडीन या क्लोरीन, जो भी लगा रहे हैं, तो ये बेंजाइलिक है। कैसा बेंजाइलिक है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये बेंजाइलिक 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये बताना आसान काम है कि वो अलाइलिक है या फिर बेंजाइलिक है। इसके बाद है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX sp2 कार्बन विथ CX विथ X अटैच्ड विथ इट। तो CX बॉन्ड में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहना चाहिए। अब देखो, अभी तो हमने देखा अलाइलिक कार्बन को। अलाइलिक कार्बन किसे कह रहे थे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो था, जो कि sp3 कार्बन है नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, वो था अलाइलिक कार्बन। लेकिन विनाइलिक हम कहते हैं जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसी पे अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए, ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं विनाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं, और इसके नेक्स्ट पोजीशन को क्या कहते हैं, इसके नेक्स्ट पोजीशन को हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। तो विनाइलिक में जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर विनाइलिक हैलाइड बनाना है तो हम किस पे ऐड कर देंगे हैलोजन को, हम इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हम हैलोजन ऐड कर देते हैं, तो ये एक विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। सिमिलरली रिंग में भी देख सकते हो, रिंग में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उसी पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा हैलाइड हो गया, ये भी हो गया है विनाइलिक हैलाइड। एक्सक्यूज मी। इसके बाद है अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स किसे कह रहे थे, जब एरीन के ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ है, एरीन वाला जो हाइड्रोजन है, बेंजीन वाले कार्बन पे ही जब हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम अराइल हैलाइड्स कहेंगे। अब इधर कुछ और ग्रुप्स भी रह सकते हैं प्रेजेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कैसे एग्जांपल्स हैं, दीज आर अराइल हैलाइड्स। वही अगर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे कुछ जुड़ जाता, बेंजीन पे जुड़ा रहना और उसके नेक्स्ट कार्बन पे, जैसे मानो कि इस कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेट से 2 हैलोजन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है और एक इसी कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों Br अलग अलग तरह के हैं, इन दोनों का नेचर भी काफी डिफरेंट रहेगा और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी। जैसे ये जो Br है दिस इज अराइल हैलाइड या अराइल ब्रोमाइड इसे कहेंगे, दिस इज अराइल, और ये कैसा है, दिस इज बेंजाइल या बेंजाइलिक 1 डिग्री है ये। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि अराइल हैलाइड, अराइल ग्रुप किसे कहते हैं, और बेंजाइलिक किसे कहते हैं, अलाइलिक किसे कहते हैं, विनाइलिक किसे कहते हैं, ये सारे डिफरेंसेस हमें समझ में आने चाहिए। तो जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, विनाइलिक। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो कि sp3 है, तो हम उसे कहेंगे अलाइलिक। बेंजीन पे जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे अराइल, एंड बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तब हम उसे कहेंगे बेंजाइल या बेंजाइलिक। सिंपल से कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट 23 का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी पे, अलाइल क्या है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब सबसे पहले तो एक्स को देखो, इसकी पोजीशन कहाँ पे, क्या ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक हैलाइड नहीं हो सकता है, ना ही बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो अराइल हैलाइड भी नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे यहां पे अगर ये जुड़ा हुआ रहता तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते। अभी बेंजाइलिक हैलाइड भी नहीं है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमें अगर सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन पता रहते हैं, क्लैरिटी रहती है हमारे थॉट्स में, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बेंजीन भी दिख रहा है तो हमने अलाइलिक अराइल मार दिया इसको, इस तरह से हमें अगर कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं हमें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पे।
सबसे पहले हम इस आरएक्स एल्काइल हैलाइड्स को देख रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स को अभी हमने आरएक्स हेलो एल्केन्स को आरएक्स से रिप्रेजेंट किया है। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम्स। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका है, इनको हम एल्काइल हैलाइड्स लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं एल्काइल हैलाइड्स। जो भी है, तुम्हें क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आर ग्रुप अगर CH3 है तो CH3 को मिथाइल कहते हैं। लेट्स से यहाँ पे CH3Br है, एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो CH3 इज मिथाइल, तो एल्काइल की जगह पे आ जाएगा मिथाइल, और Br है तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। तो बहुत ही सिंपल नाम है, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में हम हेलो एल्केन्स लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम में हम लिखेंगे हेलो एल्केन। भी जैसे Br जुड़ा हुआ है और एक कार्बन है, तो Br जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, एंड एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। तो बहुत ही सिंपल है, जो कॉमन नेम लिखना और जो आईयूपीएसी नेम लिखना है। यहाँ पे हमने देखा कि जब कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स कह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड कह रहे हैं, और जब आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं तो हम इन्हें हेलो एल्केन कह रहे हैं। यही अगर दो कार्बन रहता, इथाइल के ऊपर अगर ग्रुप्स जुड़े हुए रहते, या कुछ और ग्रुप ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, तो अभी इसका नाम अगर हमें लिखना है तो कॉमन नेम जो इसका लिखें तो ये हो जाएगा इथाइल आयोडाइड। और इसी का अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हमें आयोडो और फिर दो कार्बन है तो ये हो जाएगा आयोडो इथेन। तो ये नाम जो है यहाँ पे ये लिखना काफ़ी आसान है, सिंपल। आप एक चलो कुछ एग्जांपल्स हमने आगे ले रखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम फटाफट ऑब्जर्व करते हैं। एक बार आप इनका खुद से एक बार नाम लिखने की ट्राई करो। तो इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है आपने वो फुली लिख लिया होगा पॉज करके। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो कॉमन नेम अगर हम लिखें तो इसे आप नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो, या सिंपली प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो। लेट्स से अभी हम इसे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसी का अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखें तो आईयूपीएसी नेम में जिस अभी यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्रोमीन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, उस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं जिधर से Br पास आ रहा है, ब्रांचिंग जिधर से पास आ रही है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिंपली ब्रोमो प्रोपेन नहीं लिखेंगे, अब आपको इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि ये कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। वहीं ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इस दूसरे स्ट्रक्चर को अगर हम कॉमन नेम में देखें तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा ये। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो अगेन आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग हमेशा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ करते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। फिर हमें कॉमन नेम गिवन है और हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आइसोब्यूटाइल है, आइसो ग्रुप में हमेशा ये इस तरह से कनेक्शन रहनी चाहिए। तो आइसो ग्रुप अगर हम देखें तो 4 कार्बन है, तो ये जो कनेक्शन है ये जो कनेक्शन है इसे हम आइसो ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ से जब हम Cl लगा दें तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बाकी सबके साथ जितने रेस्पेक्टेड हाइड्रोजन हैं, जो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है वो सब पे अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आप बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में ये ऐसा दिखेगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो अगेन इस तरफ से हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है अगेन तो ये हो जाएगा प्रोपेन। विदाउट एनी गैप हम पूरा नाम लिख रहे हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये
इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। किसका आईयूपीएसी नेम है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का। इसके बाद 2 ब्रोमोब्यूटेन है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन में 4 कार्बन है और इस फोर्थ कार्बन पे, सॉरी सेकंड कार्बन पे हमें Br लगाना है, ये बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन को अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल दिखेगा आपको, सेकेंडरी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम लिखना, आईयूपीएसी नेम लिखना, अगर आपको स्ट्रक्चर्स के जो सिंपल एल्केन्स हैं या एल्काइल ग्रुप्स हैं उन एल्काइल के नाम पता हैं तो कॉमन नेम लिखना आसान है। साथ ही आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि कौन सा 1 डिग्री हेलाइड है, कौन सा 2 डिग्री हेलाइड है, कौन सा 3 डिग्री हेलाइड है। जैसे इस फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में Br जो है ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास जो एक ही कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी कार्बन है एंड देयरफॉर ये हेलाइड हो जाएगा 1 डिग्री हेलाइड या फिर प्राइमरी हेलाइड कह सकते हैं। सेकेंड वाला में जो कार्बन है ये एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हेलाइड हो जाएगा सेकेंडरी हेलाइड। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो अगेन ये प्राइमरी कार्बन है तो ये 1 डिग्री हेलाइड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेकेंडरी हेलाइड हो जाएगा। तो हम इनकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ये प्राइमरी हेलाइड है या फिर सेकेंडरी हेलाइड है या फिर टर्शरी हेलाइड है। कुछ और कॉमन नेम्स अगेन आप पॉज करके और लिखने की ट्राई करो इसको। तो फर्स्ट वाले में इसका नाम हो जाएगा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल सम काइंड ऑफ ब्यूटाइल है अगर ये 4 कार्बन है तो, और ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये 1 है, 2 है और ये 3 है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अलाइल ब्रोमाइड हमें बनाना है। जब सिंपली अलाइल कहा गया है तो फिर हमें वो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा और फिर इस एंड वाले कार्बन से हम Br कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम अगर हमें लिखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्कीन जो होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, हेलोजेंस तो सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो एल्कीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने के कारण, और उसकी तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। जी वाले में अगर हम देखें तो दिस इज ब्रोमोबेंजीन, इसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम सेम ही है, फिनाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो वैसे, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ये यूज करते हैं ज्यादा। बेंजाइल ब्रोमाइड, तो बेंजाइल ब्रोमाइड बेंजीन से एक एक्स्ट्रा कार्बन है एंड बेंजीन से एक एक्स्ट्रा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ है Br, तो ये हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। तो इनका नाम लिखना जो है वो काफ़ी आसान है। बेंजाइल ब्रोमाइड को आप अगर आप ऐसे कॉमन नेम में लिखना चाहो तो आप मीथेन के हिसाब से, किस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे आप ब्रोमो फिनाइल मीथेन लिख सकते हो। मीथेन पे इस कार्बन पे एक Br जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अल्फाबेटिकली हमने अरेंज करके ब्रोमोफिनाइल मीथेन लिख दिया। अगेन अगर हमें कैटेगराइज करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो ये जो पहला वाला है इसे हम 3 डिग्री कह देंगे, ये 3 डिग्री हेलाइड है। 1 डिग्री है, इसके बारे में तो ज़्यादा हम 1 डिग्री 2 डिग्री कहते नहीं हैं, और ये भी 1 डिग्री हेलाइड है। तो ये सिंपल काम है कैटेगराइज करना इनको। कुछ और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनका भी हम नाम लिखने की ट्राई करते हैं। अब ये डाई हेलाइड है, इसका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे हम इथाइलिडीन कहते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर एक ही क्लोरीन रहता तो इथाइल क्लोराइड कहते, लेकिन उस कार्बन से जब 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाता है इथाइलिडीन क्लोराइड। वैसे आईयूपीएसी नेम लिखना आसान काम है। आईयूपीएसी नेम में 1,1 2 ही कार्बन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा ये। इसका अगर हमें नाम लिखना है तो दिस इज इथाइलिन, इसे हम इथाइलिन डाइक्लोराइड कहते हैं।
जैसे आप मेटल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इथाइलिन डाइअमाइन पढ़ते हो, वहाँ से आप थोड़ा, जब Cl की जगह पे NH2 रहता तो ये इथाइलिन डाइअमाइन बन जाता, Cl की जगह पे OH रहता तो इथाइलिन डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता। सिमिलरली इसे इथाइलिन डाइक्लोराइड कह रहे हैं। और IUPAC नेम लिखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा ये। अब जब हम डाइहेलाइड्स की बात करते हैं तो डाइहेलाइड्स में हम इन्हें विसिनल एंड जेमिनल भी एज कैटेगराइज करते हैं कॉमन नेम के हिसाब से। जब सेम कार्बन पे दोनों हैलोजेंस लगे हुए रहते हैं तो उन्हें हम जेमिनल हेलाइड्स कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे जेम लिखते हैं। और जब एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए रहते हैं तो उसे हम विसिनल कहते हैं एंड शॉर्ट में हम उसे विस लिखते हैं। तो एक जेमिनल डाइहेलाइड है और एक विसिनल डाइहेलाइड है। जब एडजेसेंट कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पे जब हेलोजन लगा हुआ है तो वो विसिनल है या विस है, एंड जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजेंस लगे हुए हैं तब ऐसे केस में वो जेमिनल हेलाइड हो जाएगा। के वाले एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें sp2 कार्बन से, एल्कीन वाले कार्बन से सीधा सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये है विनाइल। जब एल्कीन से सीधा जुड़ा हुआ रहता था तो इसे हम विनाइल क्लोराइड लिखते हैं कॉमन नेम में। IUPAC नेम लिखना अगेन आसान काम है, 1 क्लोरो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्लोरोइथीन। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोरोइथीन का कॉमन नेम क्या है, तो आप क्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप ये देख सकते हो कि वो कैसा है, तो ये विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का हमें कॉमन नेम नहीं पता, आप इसका IUPAC नेम सीधा लिख सकते हो। IUPAC नेम में दो तरीके हैं लिखने के लिए, या तो एज अ टोलुइन लिखो, क्योंकि जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ रहता है तो हम इसे टोलुइन कहते हैं, तो आप इसे 2-क्लोरोटोलुइन कह सकते हो। टोलुइन एक एक्सेप्टेड IUPAC नेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉमन नेम में आप इसे लिख सकते हो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है। और वैसे आप बेंजीन एज अ बेंजीन पेरेंट भी लिख सकते हो। तो बेंजीन अगर पेरेंट मान ले तो CH3 और Cl में से क्लोरो की क्लोरो को अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। तो ये नाम लिखना आसान काम है। तुम्हें क्या करना है, हमें सिंपली ये देखना है कि सबसे पहले तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो CH3 ग्रुप है अगर बेंजीन पे तो उसे टोलुइन कह सकते हैं। एंड Cl तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हमेशा ब्रांच में ही आना है, तो हमने देखा एज अ टोलुइन भी इसका नाम लिख सकते हैं। टोलुइन पेरेंट माना तो फिर वो सेकेंड पोजिशन पे आ गया। इन दोनों को आपस में ऑर्थो पोजिशन कह रहे हैं, 1-2 पोजिशन है, और या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी इसको कह सकते हो। तो सिंपल काम है, नेमिंग कर सकते हैं इनकी हम। कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, इनका भी नाम लिखने की ट्राई करते हैं। जैसे CH3Cl है तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। फिर वहीं ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस इज CH2Cl2, दिस इज मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन कहते हैं इसको हम। डाइक्लोराइड नहीं लिखते, ध्यान रखना, मिथाइलिन क्लोराइड है। इधर हम डाइक्लोरोमीथेन लिखेंगे इसे। IUPAC नेम तो सिस्टमैटिक है बिल्कुल, 2 क्लोरो थे तो डाइक्लोरो लिख दिया, और हेलो एल्केन लिख रहे थे तो एल्केन, मिथेन है, एक कार्बन है तो डाइक्लोरोमीथेन। वैसे यहाँ पे 3 क्लोरो है तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। 4 क्लोरो है फिर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो IUPAC नेम लिखना तो सिंपल काम है, कहीं पे कोई गैप नहीं देना है, पूरे का पूरा सिंगल वर्ड ही है। वहीं CHCl3 का कॉमन नेम है आयोडो क्लोरोफॉर्म। अगर CHBr3 रहता तो वो हो जाता ब्रोमोफॉर्म। अगर CHI3 रहता तो उसका नाम क्या हो जाता, सेम एनालॉजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। CCl4 का नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इनका कॉमन नेम लिख सकते हैं, IUPAC नेम लिख सकते हैं, और तो बस थोड़ा बहुत चीज़ें, कुछ कुछ 1-2 जगह पे चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी तो चीज़ें सिंपल है।
अगर समझ में आता है तब तो सिंपल है, और नहीं तो फिर देखो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें लिखते रहना चाहिए, है ना। कॉमन नेम्स आयु एक बार खुद से जब तक लिखोगे नहीं तब तक फिर वो ध्यान नहीं रहेगा। तो ट्राई करना है चीज़ों को लिखने की, कुछ भी कहीं से भी सिंपल क्वेश्चन है CH2Cl2 का नाम क्या है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो सबकी हमें प्रैक्टिस करके रखनी है। आइसोमर्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br है। C5H11Br में अगर हम DB कैलकुलेट करें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करें, तो ब्रोमीन को हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, तो C5H12 हो जाएगा। एंड C5H12 जो है वो सैचुरेटेड ए साइक्लिक एल्केन, सैचुरेटेड कहने की जरूरत भी नहीं है, ए साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, तो DB यहाँ पे 0 है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है दिस इज 0। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन के स्केलेटन के बारे में सोचना है कि कितने पॉसिबल स्केलेटन कार्बन के यहाँ पे हैं। क्योंकि हैलोजेंस को क्या करते हैं, हमने शुरू में ही बताया कि हाइड्रोजन की जगह पे बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं हैलोजन को। तो अगर हमें सारे पॉसिबल स्केलेटन पता है, कार्बन के अरेंजमेंट के सब सारे पॉसिबिलिटी पता है, तो हमें केवल उसमें डिफरेंट जगह पे ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल। तो 5 कार्बन में अगर हम सोचें तो एक तो सबसे पहले पांचों कार्बन को लीनियर फैशन में अरेंज कर दिया, फिर एक कार्बन हटाओ, तो एक कार्बन हटाओगे तो 4 कार्बन बचेंगे, और उस एक कार्बन को हमने इस पोजीशन पे लगा दिया। और फिर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में अपने पास 2 कार्बन हैं, तो ये टोटल 3, तो C5 के C5H12 के ये 3 स्केलेटन पॉसिबल हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन स्केलेटन पे Br लगाना है बस, क्योंकि इससे ज़्यादा स्केलेटन बन ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कार्बन के अरेंजमेंट्स हो ही नहीं सकते अब। तो अब केवल हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल Br अटैच करना है, रिप्लेस करना है, समझो हाइड्रोजन की जगह पे, या सब्सटीट्यूट करना है। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पोजीशन है, ये दोनों अगेन आइडेंटिकल है, तो एक इस जगह पे Br सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इस सेकेंड वाले पोजीशन पे कर सकते हैं, और इस थर्ड वाले पोजीशन पे Br सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। यहाँ पे ये 4 डिफरेंट पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन अगेन सेम है, तो इस फर्स्ट वाले पे Br सब्सटीट्यूट कर दिया, सेकेंड वाले पे भी कर सकते हैं वैसे ही, थर्ड वाले पे भी कर सकते हैं, और एक फोर्थ वाले पे यहाँ पे Br सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ से टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे तो Br लगा नहीं सकते हैं, फिर तो वहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से बस एक ही स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, विच इज़ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC ने इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो टोटल स्ट्रक्चर्स अगर हम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स यहाँ पे 1 2 3 4 3 7 और 1 8। वैसे तो ये कैलकुलेट हमें अगर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पूछता तो हम केवल कार्बन की स्केलेटन ड्रॉ करके हमने तो वैसे ही कैलकुलेट कर लिया था कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 पोजीशन थे, और यहाँ पे 1 ही पोजीशन था। तो ये बताना तो आसान काम था, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स के साथ पूछा है, तो अब हम यहाँ पे कायरल सेंटर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर की डेफिनेशन पता है, जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हों। यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस जगह पे ये एक कायरल सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एंड देयरफॉर इसे तुम्हें 2 काउंट करना पड़ेगा। ये प्लस माइनस लिख रहे हैं इसे हम। यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इसे भी हमें 2 काउंट करना पड़ेगा, इसे भी 2 काउंट करना पड़ेगा। एक कायरल सेंटर है तो 2 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे एनांटियोमर्स। तो ये 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो टोटल जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 11। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 11 है, और अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स नहीं रहता, मोस्टली अगर क्वेश्चन रहेगा तो विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा, तो ऐसे केस में आंसर कितना हो जाता, 8 आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हम, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देख रहे हैं। तो CX बॉन्ड का अगर हम नेचर देखें,
ऐसे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इस वाले कंपाउंड के लिए 5 पॉइंट गिवन है कि ये सब जो कंपाउंड्स हैं जो हेलोएरीन्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो उन 5 पॉइंट्स का ही हम एक समराइज्ड डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमने हेलो एल्केन लिया है और एक हेलो एरीन लिया है। तो इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखें तो जो हेलो एरीन है इसमें बॉन्ड लेंथ कम रहती है। और कम होने का क्या रीज़न है? कम होने का रीज़न है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो क्लोरीन है, ये रेजोनेंस एग्जिबिट कर सकता है। पाई बॉन्ड नेक्स्ट टू अ लोन पेयर है यहाँ पे, और आप यहाँ पे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस क्लोरीन से यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे Cl और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। फर्दर इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज को आगे भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फिर, तो इस नेगेटिव चार्ज को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। फर्दर शिफ्ट कर सकते हो नेगेटिव चार्ज को। ये सब स्ट्रक्चर्स आप जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको क्लियरली आएगा नहीं। केवल देखते रहने से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ये 5 इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बना दिए हमने। वैसे अगर आप हाइब्रिड की बात करो तो हाइब्रिड में क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इधर ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड इधर वाले ऑर्थो पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो CCl बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ चुका है। ऐसे भी जब बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आता है तो आपको मोस्टली बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, CCl का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस इज 1। और यहां पे कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है या यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है एंड जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाती है। डिक्रीमेंट वाला साइन दिख नहीं रहा है इसे। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है एंड बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। मतलब किस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी आप ये भी सोच सकते हो। हेलो एल्केन्स में या फिर हेलो एरीन्स में? तो हेलो एरीन्स में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है एंड इसकी वजह से इसका बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। CCl जो है, जो हेलो एरीन्स हैं, वो रिएक्शंस बहुत ही कम शो करते हैं यहाँ पे। वहीं जो हेलो एल्केन्स हैं, मोस्टली रिएक्शंस हम उन्हीं की पढ़ेंगे। इनके रिएक्शंस जो होंगे वो थोड़े ड्रास्टिक कंडीशंस में होंगे, सिंपल कंडीशंस में रिएक्शंस ज़्यादा होंगे नहीं, और इनके रिएक्शंस सिंपल कंडीशंस में भी हो जाएंगे। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बॉन्ड ऑर्डर के साथ आप रिलेट कर सकते हो। तो ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा थी। क्यों बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इससे कम है। फिर ये एनसीईआरटी का ही टेबल हमने लिया हुआ है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट्स का कंपैरिजन है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती है, और जब ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर इस पैटर्न को देखो तो इधर आपको ये इंक्रीज होता हुआ पैटर्न मिलेगा। 139 था बॉन्ड लेंथ सबसे पहले कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का, फिर 178 है, 193 है, 214 है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। या इसका उल्टा सोच सकते हो कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी नीचे जाने पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज हो रही है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में हम कैसे बताते हैं? डाइपोल मोमेंट वैसे है क्या? डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है चार्ज और उसके सेपरेशन का। कितना पार्शियल चार्ज है या कितना चार्ज है उन कंपाउंड्स पे। जैसे अगर हम CH3F की बात करें तो CH3F में इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट है ये आ जाएगा डेल्टा इंटू E
जो उसका टोटल चार्ज है, और इनटू सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या लेते हैं, सेपरेशन लेते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, ये डाइपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है इस पार्शियल चार्ज पे, और साथ ही डिपेंड कर रहा है बॉन्ड लेंथ पे। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज आता कैसा है, ये चार्ज आता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी। सी एफ बॉन्ड में जो डेल्टा की वैल्यू है, सी एफ बॉन्ड में डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ का क्या, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है यहाँ पे। वहीं सी आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सबसे कम है, लेकिन बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर्स तो गिवन है नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि इसका डेल्टा कितनी है, इसकी पार्शियल चार्ज कितनी है, तो फिर ऐसे केस में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या याद है रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो CH3Cl है, ये CH3Cl के लिए ओवरऑल जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की वो हाईएस्ट हो जाती है। मतलब ठीक अमाउंट ऑफ चार्ज भी है, एंड ठीक मतलब कम अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेपरेशन भी है थोड़ा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट में CH3Cl की सबसे ज़्यादा हो जाती है। एंड उसके बाद फिर अगर हम डाइपोल मोमेंट की सिंपली बात करें तो CH3Cl की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद फिर सिंपल ऑर्डर में है CH3F, देन CH3Br एंड CH3I। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ जाता है। और क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कि क्योंकि डाइपोल मोमेंट दो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में सोच पाना डिफिकल्ट है। अगर नंबर्स रहते मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेते, लेकिन हमें डेल्टा की वैल्यू नहीं पता है तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते खुद से। नीट 21 का सिंपल सा क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड में हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है एंड बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। तो सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा CH3I में, देन CH3Br। अब यहाँ पे तो ऑर्डर गलत है, फिर यहाँ पे CH3I का सबसे ग्रेटर बताया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इस थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में सब सही है, CH3F की सबसे ज़्यादा है, देन CH3Cl, देन CH3Br एंड देन CH3I। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है बॉन्ड एंथैल्पी की। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा CH3F की है, फिर CH3Cl, CH3Br और फिर CH3I। डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ये एक जेईई मेन का सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पे कि हमें CCl बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो CCl हमें पूछा शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर किस में सबसे ज्यादा है। एंड बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए, जैसे अभी हम बेंजीन वाले केस में रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे, आपको भी यहाँ पे रेजोनेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेजोनेंस किस में हो सकता है, बस इस D में रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ सकता है, और केवल इस D में CCl की जो बॉन्ड लेंथ है, आप इसे ऐसे भी समझो कि ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। जैसे अलाइल, जैसे अभी हमने देखा था अराइल हैलाइड्स जो थे, अराइल हैलाइड्स में रेजोनेंस हो रहा था, वैसे ही इस विनाइल हैलाइड में भी रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। ये जो CCl का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इंक्रीज हो चुका है। और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर CCl बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो अराइल हैलाइड्स हैं, सिमिलरली जो विनाइल हैलाइड्स हैं, ये दोनों बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अराइल हैलाइड भी बहुत कम रिएक्टिव होता है और विनाइल हैलाइड्स भी बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पे आते हैं। सबसे पहला जो प्रिपरेशन है, दिस इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्कोहल्स के साथ दो अलग अलग तरह की रिएक्शन है। एक तो एल्कोहल के साथ, जैसे इधर वाले रिएक्शंस पहले देख लेते हैं। हम PCl3, PCl5, SOCl2 ये सब यूज कर सकते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स हम यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स यूज कर सकते हैं क्लोरीन लगाने के लिए, ब्रोमीन लगाने के लिए, या फिर आयोडीन लगाने के लिए। PCl3 में के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो OH की जगह पे लग जाएगा Cl, तो यहां से जो कंपाउंड है ये बन जाएगा RCl। रिएक्शन की डिटेल्स थोड़ी हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो RCl, बाकी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही सिंपल काम है। आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कौन से रिएजेंट के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं।
PCl3 या PCl5 ले रहे हैं तो RCl Cl जुड़ जाएगा। SOCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो अगेन Cl जुड़ जाएगा। PBr3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो OH की जगह पे Br जुड़ जाएगा। P+I2 यूज कर रहे हैं क्योंकि Pi3 जो है वो अनस्टेबल होता है, तो Pi3 यूज नहीं करते हैं हम यहाँ पे, उसे इन situ प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए रेड फॉस्फोरस एंड I2 यूज करते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, ये Ri बन जाएगा। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है या फिर आयोडीन लगाना है, अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। अब इधर वाली जो रिएक्शंस हैं, देखो ये जो रिएक्शंस हमने इस तरफ लिखी हैं, ये रिएक्शंस मोस्टली जो फेवरेबल है, ये सारे रिएक्शंस के लिए हम लिख रहे हैं इसको, ये जो है ये 1 डिग्री के साथ ज़्यादा होती हैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन इधर वाली जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस 3 डिग्री हैलाइड्स के साथ ज़्यादा होती हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पे भी HCl ZnCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा RCl। NaBr H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा RBr। HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा RBr। आयोडीन लगा सकते हैं NaI एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके। लेकिन दोनों जो रिएक्शंस हैं इधर 3 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन में सबसे पहले इस OH को इधर प्रोटोनेट किया जाता है, और जब OH प्रोटोनेट हो जाता है तो उसके निकलने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, वो वहाँ से H2O बन के निकल जाता है, जिसके कारण वो कटायन बना लेता है, कार्बोकटायन बना लेता है। और जो कार्बोकटायंस हैं वो कार्बोकटायंस फिर, क्योंकि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन अगर हम देखें 3 डिग्री में सबसे इजीली फॉर्म हो जाएगा, एंड देयरफॉर 3 डिग्री जो है वो फास्टर रिएक्शन करता है। जैसे एक सिंपल से रिएक्शन से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मानो कि ऐसा कोई अल्कोहल है और इस अल्कोहल के साथ हमने HBr की रिएक्शन करवा दी। प्रोडक्ट तो आप बना सकते हो, प्रोडक्ट बनाना आसान काम है। OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। थोड़ा सोचना सीखते हैं, क्योंकि जब तक हमें मैकेनिज्म वगैरह पता नहीं रहेगी तो हो सकता है हम किसी जगह पे गलती कर दें। रट के हमें नहीं जाना है, ध्यान रखना है। बाकी हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स अल्कोहल्स चैप्टर में सीखेंगे। तो OH H+ सबसे पहले गेन करेगा तो ये बन जाएगा OH2+। H+ गेन किया इस OH ने, OH2+ बन गया, और फिर H2O यहाँ से डिपार्ट कर जाता है, और इसकी वजह से ये 3 डिग्री कटायन बन गया। कार्बोकटायंस बन रहे हैं, ध्यान रखना है। कार्बोकटायन रीअरेंज भी हो सकते हैं, फिर Br- इस पे अटैक करेगा तो फिर ये Br बन जाएगा। ये सिंपल से रिएक्शन। PCl3 SOCl2 के साथ हम जो वहाँ पे भी PCl3 वगैरह को यूज़ करते हैं OH के साथ पहले रिएक्शन करवा के उसको हटाने के लिए ही, लेकिन वहाँ पे कटायन फॉर्मेशन नहीं होते, इसलिए वहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा फेवरेबल है। तो दोनों तरह की बातें होगी। अगर 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाना है तो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाने के लिए बेटर है कि हम HCl ZnCl2 ये सब यूज़ कर, HCl ZnCl2 या फिर HBr। वही अगर हमें 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाना है तो फिर PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है। SOCl2 इसमें से जनरली हम इसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ये रहते हैं गैसियस, जो कि यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम जनरली बेस्ट अमॉन्ग दीज मानते हैं। PCl3, PCl5, SOCl2, इन तीनों में से अगर हमें चूज करना है 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाने के लिए तो फिर हम क्या चूज करेंगे, SOCl2 चूज करेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हमने लिए हुए हैं, इन रिएक्शंस की फटाफट हम प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करते हैं। एक बार पॉज करो एंड प्रोडक्ट खुद से बनाने की ड्रॉ करो, फिर आंसर्स देखना। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे अल्कोहल में कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और इसमें SOCl2 लिया हुआ है, तो इस OH की जगह पे क्या लग जाएगा, OH की जगह पे लग जाएगा Cl। PCl3 भी लिया हुआ रहता है तो फिर हम यही काम करते हैं, OH की जगह पे Cl लगा देते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ Br लगाना है, क्या PBr3 सही चॉइस है? तो PBr3 यहाँ पे सही चॉइस नहीं है। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, PBr3 की जगह पे हमें HBr या फिर NaBr एंड H2SO4 यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ के लिए जो बेटर चॉइस है ये है NaBr एंड H2SO4। देखो जैसे बताया था मैंने कि 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ HCl ZnCl2 NaBr H2SO4 और ये सब जो है ये 3 डिग्री और 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेंगे, 1 डिग्री के साथ स्लो रिएक्शन करेंगे। सिमिलरली इधर हमने देखा था कि ये सब 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए बेटर हैं, 3 डिग्री के साथ ये यील्ड थोड़ा खराब देते हैं।
सी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो सी वाले पार्ट में इस ओ OH की जगह पे हम क्या करेंगे, इस ओ OH की जगह पे हम बी आर लगा देंगे और बी आर लगा के हम यहाँ पे गलती कर देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में कार्बोकटायन बन रहा है और कार्बोकटायन जब बनेगा तो कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब ये रिएक्शन अगर आप देखो तो ओ OH जो है ये सबसे पहले OH2 प्लस बना रहा है और OH2 प्लस बनाने के बाद ये यहाँ से डिपार्ट हो जाता है और जब डिपार्ट हो गया तो ये कटायन बन जाएगा। ये कटायन रीअरेंज होकर 3 डिग्री कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस पे बी आर माइनस अटैक करेगा तो बी आर इस पोजीशन पे जुड़ेगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू माइग्रेट कर रहा है, रीअरेंज हो रहा है और जब रीअरेंज हो जाएगा तो फिर ये बी आर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा काम है, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे हालांकि एनसीईआरटी में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स नहीं दिए हुए हैं लेकिन नीट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब आए हैं रिसेंटली भी, ईयर्स में आए हुए हैं, देखेंगे हम। डी वाले पार्ट में देखें तो अल्कोहल इसके साथ OH के साथ NaBrH2SO4 की रिएक्शन करवाई हुई है। इस तरह बेंजीन के साथ जब ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम यहाँ से नहीं हटा सकते, ये यहाँ पे कटायन नहीं बना सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे हेलाइड्स बेंजीन के साथ Cl लगा हुआ हो, Br लगा हुआ हो, OH लगा हुआ हो, ये सब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। कीप राइटिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लिखते रहना है, केवल देखते रहोगे वीडियो तो उससे कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। वीडियो देख के अपन नहीं सीख सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मानो कि अगर हम कुछ कुछ भी, इनफैक्ट ये केवल यहाँ की बात नहीं है, जैसे मानो कि हमें अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है तो क्या हम वीडियो देखते रहे बैठ के? अगर हमें डांसर बनना है तो क्या हम एक एक्सपर्ट डांसर बनने के लिए वीडियो देखते रहे बैठ के? वीडियो देखना जो है वो आपको एक लेवल पे हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको क्रिकेट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको जाके ग्राउंड में 8 घंटे 10 घंटे खेलना पड़ेगा। अगर आपको कार चलाना सीखना है, क्या करना पड़ेगा? क्या हम वीडियो देख ले, 10 दिन वीडियो देखते हैं और फिर 11वें दिन हम रोड पे निकाल के गाड़ी चला रहे हैं? ऐसे ये चीज़ें नहीं होती। हम देख के उतना ही समझ सकते हैं, बस हमें चीज़ों का पता चल सकता है, लेकिन एक्चुअल जब तक हम रियलिटी फेस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से उस काम को करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो क्या करना पड़ेगा? अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको ग्राउंड पे जाके खेलना पड़ेगा, डांसर बनना है तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई बताने वाला चाहिए कि हाँ इस तरह से करो, ये गलत कर रहे हो, बट करना खुद को ही है। गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चलाकर ही सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी जगह से देख के केवल नहीं सीख सकते कुछ भी हम। सिमिलरली अगर हमें एक्सपर्ट बनना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको लिखना पड़ेगा। पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे किसी को, तो इससे ये कुछ भी ऐसे आ नहीं जाएगा, कभी एक्सपर्ट ऐसे नहीं बन पाओगे। चीज़ें हमेशा ऐसी होंगी कि 2 दिन 4 दिन याद है, फिर उसके बाद भूल गए। या अगर केवल वीडियो देखते रहोगे तो हो सकता है थोड़ी देर में ही, इसके बाद ही, वीडियो देखने के बाद ही कुछ अगर बीच से कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर ऐसे। तो बेटर क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको लिखना है चीज़ों को, है ना। केवल देखते रहने से हम नहीं सीख सकते। एक तो हमने सबसे पहला प्रिपरेशन जो था वो देखा हमने कि अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते थे, तो अल्कोहल से हमने देखा SOCl2 PCl3 ये सब HCl HBr ये सब यूज़ कर रहे थे हम। सेकेंड जो प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स का, दिस इज फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो एल्केन के साथ सिंपली Cl2 HNu की जगह पे आप सनलाइट भी लिखा हुआ रह सकता है या फिर UV लिखा हुआ रह सकता है। तो इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन है तो 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड भी बन जाएगा एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बन जाएगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अगर देखें तो अगेन Cl2 HNu के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। फर्स्ट कार्बन पे भी लग सकता है एंड सिमिलरली सेकेंड कार्बन पे भी लग सकता है। केवल क्लोरीन ही नहीं, चाहो तो ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो। ब्रोमीन अगर लगाते तो ब्रोमीन के केस में तो हम मेजर प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। तो ब्रोमीन, अगेन ब्रोमीन भी 2 जगह पे लग जाएगा, इस जगह पे और इस जगह पे। मेजर और माइनर बताना है तो 2 डिग्री वाला यहाँ पे ये मेजर हो जाएगा। बाकी के केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि जनरल 2 डिग्री के मेजर होने के चांसेस ज़्यादा है, बट स्टिल ब्रोमिनेशन के केस में ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है रिएक्शंस के लिए, 3 डिग्री पोजिशंस के लिए। जैसे मानो कि अगर ऐसा कुछ है, आइसोपेंटेन है और इसके साथ हमने ब्रोमिनेशन कर दिया तो यहाँ पे 1 2 3 और ये दोनों तो सेम पोजीशन है, 4 टोटल पोजीशन है। तो टोटल 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले जगह पे Br लगा सकते हो, देख लो इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। फिर सेकंड वाले पे Br लगा सकते हो,
थर्ड वाले पे भी लगा सकते हो, एंड फिर फोर्थ वाले पोजीशन पे भी बी आर लगा सकते हो। ये टोटल 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। मेजर और माइनर की बात करें अगर, तो मेजर कौन सा होगा इसमें से? ये जो 3 डिग्री वाला पोजीशन है ये हो जाएगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन के केस में ये बताना आसान काम है, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन से कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी एल्केन्स में आपने पढ़ा होगा इसका, कि जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस की, क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एंड फ्लोरीन इनफैक्ट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है कि हम फ्लोरिनेशन करवाते नहीं हैं। और आयोडीनेशन में यील्ड रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से कम रहती है, तो ये भी नहीं करवाते। तो बचता बस यही दोनों है, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। वही जब हम सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, तो सेलेक्टिविटी में क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन कम सेलेक्टिव रहता है एंड ब्रोमीन ज़्यादा सेलेक्टिव रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। अब जाके एल्केन्स वाले चैप्टर में इसको रिवाइज कर सकते हो। एल्कीन से भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो एल्कीन्स के साथ जैसे HBr को ऐड कर रहे हैं, तो HBr का एडिशन कैसा होता है? मार्कोनिकोव एडिशन होता है। अगेन यहाँ पे पहले कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन जहाँ भी बन रहा है, ध्यान रखना है कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बोकटायन बन जाएगा, तो 2 डिग्री पे कार्बोकटायन बनेगा और फिर यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। और नहीं तो HBr का एडिशन जो है एल्कीन्स के ऊपर, जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और दूसरी जगह Br लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अभी हमने मेजर प्रोडक्ट बनाया है, आप साथ में माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हो। वही HBr के साथ जब हम पेरोक्साइड यूज करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। Br2CCl4 ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करवा दें, तो एल्कीन वाले कार्बन पे दोनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो एल्कीन वाले कार्बन पे, दोनों कार्बन पे हम जहाँ पे एल्कीन है वहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? ब्रोमीन जोड़ देंगे। कैसा हैलाइड है? जेमिनल है या विसिनल है? दिस इज विसिनल डाई हैलाइड यहाँ से बन जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है। एल्कीन के साथ हम हेलोजेंस, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू भी हम हेलोजेंस लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें आयोडीन लगाना है, तो क्लोरो एल्केन्स या फिर ब्रोमो एल्केन्स को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। रिएक्शन में हम NaI यूज करते हैं और सॉल्वेंट में हम एसीटोन रखते हैं। इस सॉल्वेंट एसीटोन का क्या फायदा है कि इसमें NaI जो है ये तो सोल्यूबल होता है ना। ये जो NaI है NaI इसमें रहता है सोल्यूबल, लेकिन जो NaCl रहता है ये होता है इनसोल्यूबल। तो ये यहाँ से प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाता है और इस फ्लोरीन को, इस क्लोरीन को I रिप्लेस कर देता है। तो CH3Cl से CH3I बन जाएगा। तो इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ, कह सकते हो कि दिस इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स या एल्काइल आयोडाइड्स। एल्काइल आयोडाइड्स को हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे सेकेंड रिएक्शन को देखो, सेकेंड रिएक्शन में एसीटोन यूज किया है, NaI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड और साथ में NaBr यहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वही शॉर्ट्स रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। एल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम शॉर्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हम ये सब यूज कर सकते हैं। अगेन क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे और क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ AgF, Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड, ये सब SbF3, ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। CH3F है और साथ में AgBr भी बन गया है। AgBr जो कि यहाँ से रिएक्शन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नीट 23 का क्वेश्चन है, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो इसे वैसे हम अल्कोहल चैप्टर में भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि इस अल्कोहल के साथ HBr रिएक्शन कैसे करेगा, तो ये अल्कोहल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये अल्कोहल ऐसा है, ये OH है। बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है जो कि
आपने भी पढ़ा होगा, सभी जगह पे ये रिएक्शंस यूज करते हैं जब भी हमें रीअरेंजमेंट समझाना रहता है तो। और यही सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है अल्कोहल चैप्टर में भी, अगेन हम पढ़ेंगे इसको। अभी जस्ट मैंने बताया कि इस OH को प्रोटोनेट करोगे, हटाओगे, तो जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे वो बन जाएगा ये कार्बोकटायन। फिर इस कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट होगी, ये हाइड्राइड शिफ्ट होने के कारण ये कार्बोकटायन ऐसा बन जाएगा, और फिर Br- इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर ये Br इधर जुड़ गया। तो 3 डिग्री वाले पोजीशन पे Br जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब इस पोजीशन पे A हो जाएगा इसका आंसर। बाकी देखो इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड नहीं बनता, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाया, इसमें कहीं और ही जोड़ दिया है, तो रिएक्शन में A हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पे। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। EAS हम बेंजीन में बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे Cl2 एंड AlCl3 के साथ। तो बेंजीन के साथ जब Cl2 AlCl3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, AlCl3 यूज करना जरूरी है, अगर AlCl3 यूज नहीं करते हो तो फिर नो रिएक्शन हो जाएगी। वहीं अगर मीथेन लगा हुआ है तो मीथेन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो फिर इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन दोनों पे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा मेजर माइनर की बात नहीं करते। वैसे ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे कई बार मेजर प्रोडक्ट रहता है क्योंकि ऑर्थो के दो दो पोजिशंस हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स की यील्ड काफ़ी अच्छी रहती है। तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्विन बन जाएगा और साथ ही पैरा ब्रोमोटोल्विन बन जाएगा। तो हेलो एरीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेंजीन हमने यूज़ किया, बेंजीन के साथ Cl2 AlCl3 या Br2 Fe Br2 Fe Br3 इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्टिविटी अगेन वही है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है तो फ्लोरिनेशन यूज़ नहीं करते हैं। आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है तो आयोडिनेशन भी यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन से भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 HCl के साथ करते हैं या नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है N2 प्लस एंड Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन फिर हम Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2X, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, इसके साथ करते हैं विथ HBr या HX के साथ, तो ये बन जाएगा, अगर जो भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो X इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम Cu2Cl2 यूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Cu2Br2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसा ही एक गैटरमैन रिएक्शन भी है। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर प्लस HBr के साथ कर दे, सिंपली कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तब इसके साथ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, या HCl अगर हम यूज़ कर लेते हैं, HCl अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। और ये गैटरमैन रिएक्शन। वही अगर हम इसकी रिएक्शन Ki के साथ करवा दें सिंपली, तो Ki से हम यहाँ पे आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं हम इसमें। तो फ्लोरीन लगाने के लिए सबसे पहले HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर फर्दर उसकी हीटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करते हैं HbF4 के साथ, तो ये बन जाता है N2 प्लस एंड BF4 माइनस। फिर हम इसे हीट कर देते हैं, तो हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन में। इसे शिमन रिएक्शन कहते हैं या बाल शिमन रिएक्शन कहते हैं। वहीं सिंपली Ki के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो Ki के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। तो आप देख सकते हो कि सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्लोरीन और ब्रोमीन लगाने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन यूज करते हैं, या गैटरमैन में भी क्लोरीन और ब्रोमीन लगाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। Ki के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी यूज, मतलब सिंथेटिकली काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है। सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरीन और ब्रोमीन लगा सकते हैं बेंजीन पे। Ki के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सेकेंड, देखो तो आयोडोबेंजीन बन रहा है। Cu प्लस HBr, Br लगा रहे हैं, गैटरमैन रिएक्शंस क्लोरीन और ब्रोमीन लगा सकते हैं।
एंड HbF4 के साथ रिएक्शन करवा दें तो N2+ एंड BF4- बनता है। जैसे फर्दर हीट कर दें तो इससे फ्लोरोबेंजीन भी बन जाता है। तो इसके थ्रू हम रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगेन नीट 22 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना है, बेंजीन के साथ HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये नो रिएक्शन हो जाएगी। फिनॉल NaNO2 HCl, NaNO2 की रिएक्शन HCl एंड CuCl ये सब प्रेजेंट है, इसके साथ भी रिएक्शन फिनॉल में वैसे एन नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, ये रिएक्शन तो होगा लेकिन क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। NH2 HCl के साथ हीटिंग कर रहे हैं, ये तो NH3+ बन जाएगा। बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन के साथ Cl2 एंड FeCl3 लिया हुआ है, तो बेंजीन के साथ Cl2 एंड FeCl3 अगर हम यूज करें या AlCl3 यूज करें तो इससे ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें ये यही एक रिएक्शन है, बाकी किसी जगह यहाँ पे तो नो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे भी सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है। फिनॉल के साथ रिएक्शन जनरली NaNO2 HCl के हम करवाते नहीं है, एनिलीन के साथ ही रिएक्शंस करवाते हैं, तो रिएक्शन में चॉइस बहुत ही सिंपल है। इसके आगे अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम दो तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक तो हमेशा रहता है एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा रहता है सोल्यूबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में जब हमें देखना है तो हमें या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आते हैं, फिर उसके बाद डिस्पर्जन फोर्सेस आते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखें, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। तो ऑक्सीडेशन वगैरह होने के कारण ये कलर शो कर सकते हैं, बट वैसे एल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि डिस्पर्जन फोर्सेस से हमें देखना पड़ सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी वीक रहते हैं, तो एक ही फोर्स बचता है और वो है डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इस सेकंड वाले केस में जैसे Ri जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी साइज सबसे ज्यादा है, साइज इंक्रीज हो रहा है इधर, एंड साइज इंक्रीज होने से या साइज के इंक्रीज होने से पोलरिज जो मॉलिक्यूलर साइज है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सारे आंसर जो हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस से ही आएंगे मोस्टली। तो डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, एंड इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो आयोडाइड्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी देन ब्रोमाइड्स देन क्लोराइड्स। वही नीचे वाले में भी देख सकते हो आप, 3 कार्बन, इसकी साइज सबसे ज़्यादा है देन इथाइल क्लोराइड देन मिथाइल क्लोराइड। तो प्रोपाइल क्लोराइड जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन इथाइल देन मिथाइल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर जाने पे ब्रांचिंग हो रही है, जब ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो अवेलेबल सरफेस एरिया है वो कम हो जाती है। सरफेस एरिया कम होने से पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है और फिर डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे। जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ग्राफ हमने ले रखा है। रेड वाला जो लाइन है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड्स को, ब्लू वाला ब्रोमाइड्स को, एंड जो येलो वाला बार है वो आयोडाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो जैसे CH3X है, तो CH3X में CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। CH3I की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन CH3Br देन CH3Cl, है ना। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो CH3Br की, CH3Cl की सबसे कम है, फिर CH3Br है और फिर CH3I आ रहा है। वही अगर तुम केवल रेड वाले को कंपेयर करो या केवल ब्लू वाले को कंपेयर करो या केवल येलो वाले को कंपेयर करो, तो ऐसे केस में आपको दिखेगा कि जब साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे केवल रेड वाले को अगर कंपेयर कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में, तो CH3Cl है, फिर इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl है, और फिर आ जाएगा CH3 प्रोपाइल क्लोराइड। तो साइज इंक्रीज हो रही है इधर, अगर केवल येलो वाले को देख रहे हो या ब्लू वाले को देख रहे हो या रेड वाले को देख रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है येलो में वो बढ़ रहा है, या रेड में, या फिर रेड में बढ़ रहा है, और ब्लू में भी वैसे ही साइज इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है। एक और कंपैरिजन हमने ले रखा है जहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स अगर बढ़ रहे हैं
तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ेंगे तो अगेन साइज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बेंजीन में अगर डाई हेलो बेंजीन है तब बॉइलिंग पॉइंट में कैसे कंपैरिजन करेंगे? आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। तो जब हम डाई हेलो बेंजीन्स की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी नियरली द सेम। यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट को 453 है, 446 है एंड 448 है। जैसे अगर हम पैरा के बारे में सोचें, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, 0 है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा है जिसकी डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन बॉइलिंग पॉइंट का नहीं कर रहे हैं, नियरली सेम है, ये हमें ध्यान रखना है। हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग। पैरा आइसोमर को अगर तुम देखो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा है ना। पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। इट इज ड्यू टू, अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, ये अगेन जो लाइन है वो तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ली है मैंने, बट असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये सब में आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ये लिखा हुआ है द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग, पैरा आइसोमर्स ऑफ डाई हेलो बेंजीन्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो पैरा आइसोमर्स में लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिटिंग हो पाती है और इसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स का सीधा सीधा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता है, मतलब रिलेशन है बट अलॉन्ग विथ इट यहाँ पे जो पैकिंग ऑफ सॉलिड है वो भी बहुत मैटर करती है। तो और पैरा आइसोमर में पैकिंग सबसे बेटर होती है बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। इनमें मेल्टिंग पॉइंट्स लगभग सेम है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपको याद है तो बढ़िया है, पैरा की सबसे ज़्यादा है, पैरा के बाद ऑर्थो है और फिर मेटा है ना। अगर याद है तो फिर, क्योंकि हो सकता है केवल मेल्टिंग पॉइंट में ही कंपैरिजन पूछ ले, तो फिर हमें याद रखना पड़ेगा। डेंसिटी में कंपैरिजन में भी कुछ वैसा ही है, जैसे यहाँ पे भी मास बढ़ रहा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, और मास बढ़ने से अगर आप देखो तो डेंसिटी बढ़ रही है, 0.89 है, फिर 1.335 है और फिर 1.747 है। वहीं इधर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्लोरीन जब बढ़ रहे हैं तो अगेन साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो फिर डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। फिर हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। वाटर में क्या वाटर में सोल्यूबल होंगे? वाटर सोल्यूबिलिटी के बारे में जब भी हमें पूछा जाता है, जब भी हमें सोचना है, तो एक ही जो यहाँ पे मैजिकल वर्ड्स हैं वो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। 3 वर्ड्स का मैजिक सोल्यूबिलिटी चेक करने के लिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और ये लाइक क्या है? ये लाइक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 3 वर्ड का मैजिक चलाते रहते हो, बर्बाद कर दिया तुम्हें। हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स जो हैं उनके अंदर जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और जब पोलैरिटी ज़्यादा नहीं होती है तो फिर वाटर क्या है? वाटर हाईली पोलर है, और अगर पोलर है तो फिर उसे चाहिए, अगर अगर सामने वाला कंपाउंड भी पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर सकता है, तो फिर वो सोल्यूबल हो जाएगा, और अगर नहीं कर सकता है तो फिर वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, हाउएवर दे टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सोल्यूबल होंगे, लेकिन वाटर में जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं रहती है। नीट में यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं थे, जेईई का क्वेश्चन सीधा हमने लिया हुआ है, बट ठीक है, हमें एक बार समझदारी के लिए एक बार आप चूज करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है। अभी जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, जैसे ए पॉइंट में देखो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, आप पहले या तो पॉज करो, सॉल्व कर लो, उसके बाद चेक कर लेना। Cl तो साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सही बात है। आयोडीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, गलत है ये, सॉरी डेंसिटी में, तो डेंसिटी में भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखो आयोडीन की रहती है, फिर ब्रोमीन की, और फिर क्लोरीन की। तो यहाँ पे पहले क्लोरीन दिया हुआ है, तो ये गलत चॉइस हो गई। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रही है, 2 Br है, यहाँ पे 2 Br और 2 कार्बन भी है, और यहाँ पे 1 Br है, तो ये सही हो जाएगा। वही अगर हम डेंसिटी को देखें अगेन, तो डेंसिटी फिर से मास इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन है जो कि सबसे पीछे दिया हुआ है, तो ये अगेन गलत है। बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो ब्रांचिंग से सवाल है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग इधर जाने पे बढ़ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये भी सही है।
ए सी ई जो है वो सही स्टेटमेंट है मतलब बी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। वहीं अगर हम इसमें देखें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जेई मेन 23 का क्वेश्चन है, अगेन नीट में भी आ सकता है। तो अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पैरा आइसोमर रहता है, पैरा आइसोमर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें जो पैकिंग है वो लीनियर होती है, पैकिंग सबसे बेटर होती है बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर स्ट्रक्चर। पैरा के बाद फिर ऑर्थो एंड देन मेटा है पैरा है, पैरा के बाद ऑर्थो है मेल्टिंग पॉइंट, एंड देन मेटा है। तो इसके बाद देखो, अगर याद नहीं रहता, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो पैरा का चलो पता है आपको, लेकिन इसके बाद फिर तो बेटर है कि हम थोड़ा ध्यान रखें। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस।